हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम चर्चा करें तो पिछले साल बहुत बुरी स्थिति श्रीलंका के अंदर हो गई थी और उसके बाद लगातार श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रीलंका के लिए एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे है कि आईएमएफ की तरफ से ये जो बेल आउट पैकेज है, मतलब एक तरह की फाइनेंशियल हेल्प है, उसको फाइनलाइज कर दिया है। उसकी पहली किस्त श्रीलंका को यहाँ पे मिलने का फाइनलाइज हो गया है। तो पूरा पैकेज यहाँ पे जाएगा कुछ कंडीशन के साथ। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर पिछले साल 2022 में इस तरह की स्थितियां बनना स्टार्ट हुई कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। लोग सड़कों पे उतर गए, उनको रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें, जो बेसिक असेंशियल उनकी नीड है, वो भी पूरी होने में दिक्कत आ रही है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, प्रोटेस्ट वहाँ पे वायलेंट हो गए और फाइनली इनको देश छोड़ के जाना पड़ा। श्रीलंका का ये जो क्राइसिस है, इसका अगर हम रीजन देखते हैं तो यहाँ पे रीजन आता है ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। सरकार की तरफ से जो अपने रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। क्योंकि देखो होता क्या है, हर सरकार उधार लेती है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। तो यहाँ पे श्रीलंका ने भी वही किया, उधार तो ले रहे थे। एक गलती इनकी तरफ से ये हुई कि आप अपना एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ा रहे हो, लेकिन आपके जो रिसिप्ट हैं, जो इनकमिंग पार्ट है, जो पैसा कहाँ से आएगा, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपने टैक्स ब्रेक देना स्टार्ट किया, फ्री चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, है ना, ताकि लोगों को खुश किया जा सके। लेकिन लंबे समय तक ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है और आज आप देखिए कितनी जो है हार्डशिप से लोग वहाँ पे गुजर रहे हैं। फिर कोरोना आ जाता है, कोरोना आता है तो टूरिज्म बिल्कुल खत्म, और टूरिज्म खत्म तो यहाँ पे इनको जो फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग है, स्पेशली जो फॉरेन करेंसीज अगर हम बात करें, डॉलर, यूरो वगैरह, उसकी जो कमाई है वो यहाँ पे नहीं रही। तो ये बहुत बड़ा इशू रहा। फिर इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे अलग एक रिफॉर्म प्रोड्यूस कर दिया। कुल मिला के श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस सिचुएशन में फंस जाती है। लास्ट ईयर ही श्रीलंका की इकोनॉमी को अगर आप देखोगे तो ये डिफॉल्ट भी कर जाती है। मतलब अगर कोई देश है जिसको हम कह रहे हैं कि ये देश दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस देश ने जो अपना कर्जा ले रखा है, उस कर्जे को वो नहीं चुका पा रहा है। ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने जो डेट ऑब्लिगेशन है उसको मीट कर सके। तो पिछले साल ही फरवरी के अंदर श्रीलंका अपने फॉरेन डेट पे डिफॉल्ट कर गया था। फॉरेन डेट पे डिफॉल्ट करने का मतलब है कि श्रीलंका एक तरह से दिवालिया हो गया। फाइन, तो ये स्थिति यहां पे बनी। लेकिन अब जब आईएमएफ की तरफ से ये बेल आउट पैकेज फाइनल हो गया है, बेल आउट पैकेज मतलब एक तरह की फाइनेंशियल हेल्प जो कि आईएमएफ यहां पे देगा, अब श्रीलंका ये कह रहा है कि देखो, अब हम एक बैंकरप्ट कंट्री नहीं है, अब हम एक दिवालिया देश नहीं है। क्यों ऐसा श्रीलंका कह रहा है? क्योंकि आईएमएफ पैकेज के माध्यम से इसको पैसा मिलेगा। ये जो भी पैसा यहाँ पे आएगा, इससे ये जो अपनी उधारी है, डेट ऑब्लिगेशन है, उसको मीट कर सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि अब हम जो है बैंकरप्ट कंट्री नहीं है। एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं या जो अदर इंस्टीट्यूशन है जिनसे हम उधार ले सकते हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं कि अब हम आपका उधार चुका सकते हैं, तो आप हमारी सहायता कर सकते हो। वो मैसेज है। पूरा इशू डिटेल में देखेंगे। आईएमएफ ने ये सहायता की है, कौन सी विंडो के अंतर्गत है, जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक तो लास्ट ईयर ही था। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे निकल के आएंगे। और क्या ये जो आईएमएफ का बेल आउट पैकेज है, इससे सारी समस्या समाप्त हो जाएगी श्रीलंका की, ये भी यहाँ पे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये नीचे दिया गया जो लिंक है ये फ्री स्पेशल क्लास के लिए है, और ऊपर जो दिया गया लिंक है यहाँ पे आपको पीडीएफ या फिर अदर जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक ये वाला है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको नाम डाल के सर्च कर सकते हो। अनअकैडमी पे आप तैयारी कर सकते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। 40% ऑफ वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ पे आपका जीएस, प्री मेंस, सीसेट, इसके अलावा टेस्ट सीरीज और सारे ऑप्शनल, इन सब की फीस मात्र 49,000 रुपीज़ है। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू जा सकते हो। यूज द कोड RBLI टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट। जो कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए 30 मार्च को एक 3 साल का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। देखो, श्रीलंका की तरफ से ये जो 6 महीने पहले एक स्टाफ एग्रीमेंट हुआ था, जहां पे आईएमएफ के ही स्टाफ के साथ श्रीलंका की सरकार से ये बात हुई कि ठीक है, हम आपको ये पैसा देने को तैयार हैं। लेकिन उसमें एक प्री कंडीशन थी। प्री कंडीशन ये थी कि आपके जो लार्जेस्ट क्रेडिटर हैं, जिसमें चाइना है सबसे ज़्यादा, श्रीलंका का जितना भी विदेशी ऋण है उसमें 50% के आसपास, अराउंड 52% केवल अकेले चाइना का है। तो चाइना, इंडिया, जापान की तरफ से ये एश्योरेंस जरूरी था आईएमएफ को कि हाँ, आप यहाँ पे इनको पैकेज दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं इस डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में। तो इंडिया ने दे दिया था, जापान ने दे दिया, चाइना थोड़ा डिले कर रहा था, क्योंकि चाइना यहाँ पे चाह रहा था जितना ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट कर लें श्रीलंका को इस उधार के माध्यम से, क्योंकि श्रीलंका को उसने डेट ट्रैप के अंदर, कर्ज के जाल में फंसा दिया था, और उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के माध्यम से वो श्रीलंका को एक्सप्लॉइट करने का भी प्रयास कर रहा था। बट फाइनली एश्योरेंस मिलती है और आईएमएफ की तरफ से इसको फाइनलाइज कर दिया जाता है। अब ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, इसको ध्यान रखना है। किसी भी देश के अंदर अगर कोई बीओपी की स्थिति होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब उस देश के पास में
जो उसका फॉरेक्स रिजर्व है, वहाँ पे फॉरेन करेंसीज जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक्सेप्टेबल होती हैं उसका रिजर्व कम हो गया है, वो अपने एसेंशियल कमोडिटीज़, खाने पीने की दवा जैसी चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में आप देखोगे कि आईएमएफ से मदद ली जाती है। वो केस बीओपी क्राइसिस की स्थिति है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की स्थिति है, जैसा इंडिया के साथ हुआ 1990-91 के समय पे। हालांकि एक ही बार इंडिया को ये यहाँ पे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है, जब श्रीलंका तो काफ़ी बार आ गया है, अभी 2009 के बाद ही तीसरी बार है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आई थिंक इट शुड बी समवेयर अराउंड 16 to 17 टाइम। लेकिन ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, इसमें सहयोग दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो श्रीलंका को ये 3 बिलियन का पैकेज ये दे रहे हैं ना, ओवरऑल लगभग $3 बिलियन का, ये ऐसा नहीं है एक साथ पैसा रिलीज कर देंगे, ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, जिसमें किश्तों में पैसा रिलीज किया जाएगा। क्योंकि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में क्या होता है, 3 से 4 साल के लिए। तो श्रीलंका के केस में 48 मंथ आईएमएफ कह रहा है कि हम 48 महीने में ये धीरे धीरे किश्तों में पैसा रिलीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी कुछ कंडीशन है जिनको अगर श्रीलंका मीट करेगा तो ही वो पैसा रिलीज होगा। तो यहाँ पे मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के उद्देश्य से आईएमएफ यहाँ पे सपोर्ट देता है, कोई प्रिकॉशनरी बेसिस के लिए नहीं है। अगर लग रहा है कि हाँ इस इकोनॉमी में समस्या हो सकती है तो उस केस में नहीं होगा, अगर समस्या है तो ही होगा। अगर प्रिकॉशनरी है कि आगे आने वाली इकोनॉमी में कोई बीओपी क्राइसिस बन सकता है, उसके लिए अलग फंड फैसिलिटी है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उसके लिए नहीं है, उसके लिए स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी है, अगर प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में सहायता देनी है। फाइन। तो ये हुआ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसके अंदर किश्तों में जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी लगेगा। वहीं अगर देश को फटाफट फास्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए कि एक इस तरह की स्थिति है कि अब तो हमें फटाफट आप पैसा दो, तो उसके लिए आईएमएफ की एक अलग फंड फैसिलिटी है, जो है आपकी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ये रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या कर रही है, लो इनकम कंट्री या जो गरीब देश हैं है ना, उनको पैसा देगी। इसके लिए एलिजिबल होने की कंडीशन ये है कि आईएमएफ के द्वारा आप रिकॉग्नाइज होने चाहिए। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, ये जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत आपका रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो अगर ऐसे जो गरीब देश हैं उनको रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के अंतर्गत तुरंत सहायता दी जाएगी। इसकी क्या खास बात है, एक तो सारा पैसा एक साथ जाएगा और इंटरेस्ट रेट 0 है, जबकि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो वर्तमान में श्रीलंका यूज कर रहा है वहां पे इंटरेस्ट रेट भी है और पैसा एक साथ नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ पे पैसा एक साथ जा रहा है। अब ये रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी तो हो गई गरीब देशों के लिए। अब अमीर देशों को अगर फास्ट फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उनके लिए एक अलग है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये दोनों ही इस तरह से रिलेटेड हैं आईएमएफ के। ये 3 फंड फैसिलिटीज हैं जिनको याद रखेंगे। क्या आईएमएफ का बेल आउट पैकेज श्रीलंका की सारी समस्या का समाधान है? तो देखो इसका आंसर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। श्रीलंका पे जो एक्सटर्नल डेट है, एक्सटर्नल डेट या फॉरेन डेट कह लीजिए, विदेशी कर्जा कह लीजिए, वो 80 बिलियन के ऊपर है, $80 बिलियन के ऊपर है। यहाँ पे आईएमएफ कितना दे रहा है, $3 बिलियन दे रहा है, और वो भी ये देगा आपके 4 साल, 3 से 4 साल में। आईएमएफ के अलावा और इंस्टीट्यूशन की माने, क्योंकि श्रीलंका कह रहा है लगभग हमें 7 बिलियन का अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी है और दूसरे एशियन डेवलपमेंट वगैरह बैंक वगैरह ये हो गया, तो भी 7 बिलियन है। तो केवल ये पैकेज आ जाने से श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म नहीं हो गया है। यहाँ पे अब इनको एक अच्छी शुरुआत मिली है कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे जो भी आपने गलतियां करी हैं उनको सही करो, ठीक है। तो ये कह देना कि बेल आउट पैकेज आ गया तो श्रीलंका विल बी आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, ये भी सही नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं श्रीलंका का जो टोटल कर्जा है ना, किसी भी देश पे जो कर्जा होता है, सरकार पे कर्जा होता है, उसको पब्लिक डेट, सॉवरन डेट है ना, ये इन नामों से जाना जाता है। इसको एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में देखा जाता है। तो आप देखोगे श्रीलंका का जो टोटल डेट है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये 100% के ऊपर है वर्तमान में। इसमें जो इंटरनल डेट है इनका 60% है, और फॉरेन डेट जो है, विदेशी जो कर्जा है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये 40% के आसपास है, जो बहुत ज्यादा है श्रीलंका जैसे कंट्री के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इनके पास डॉलर वगैरह है नहीं, तो उस कर्जे को कैसे चुकाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली श्रीलंका के लिए चैलेंजिंग पीरियड है, और केवल ये पैसा आने से इसकी समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो अब समस्या समाप्त कैसे होगी? समस्या समाप्त ऐसे होगी, देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन उसको ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो वो ग्रेस मार्क देके उसने उस क्लास को तो क्लियर कर लिया, एग्जाम पास कर लिया, लेकिन उस बच्चे की समस्या समाप्त नहीं हुई ना। वो कब समाप्त होगी? जब वो अपनी स्टडी को प्रॉपर लेता है, डेली पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से पढ़ता है, ताकि आगे उसको इस तरह की समस्या नहीं होनी, तो फिर वापस वैसी स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ पे श्रीलंका के लिए स्थिति ये है कि आपने जो गलतियां करी, जिस वजह से आप इस इकोनॉमिक क्राइसिस में हो, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में आप नहीं आओ, इसके लिए आपको कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे, और यही रिफॉर्म करने का उद्देश्य एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आईएमएफ का है। आईएमएफ कह रहा है कि देखो आपका कर्जा है ना, इसको लिमिट में रखो, पूरी इकोनॉमी को स्टेबल यहाँ पे रखो, फाइन, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप करिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होते हैं बहुत ही फंडामेंटल नेचर के रिफॉर्म, जो इकोनॉमी कैसे काम कर रही है उसको डिफाइन करते हैं। जैसे इंडिया में जीएसटी टैक्स सिस्टम लागू किया गया, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था।
एग्रीकल्चर लॉ लाने का हमने प्रयास किया, हालांकि वो रिपील हो गए, लेकिन इस तरह के जो बड़े लार्ज स्केल रिफॉर्म होते हैं जो इकोनॉमी को दिशा प्रदान करते हैं, ऐसे इकोनॉमी काम करेगी, वो होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो ये चाह रहे हैं कि आप टैक्स रेट बढ़ाइए, है ना, अपना खर्चा अननेसेसरी जो है उसको कम करिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने करप्शन को आइडेंटिफाई किया है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा रीजन है, तो आपको इसको भी सुधारना होगा, गुड गवर्नेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो श्रीलंका को अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करना होगा, फिस्कल डिसिप्लिन यहाँ पे लेके आना होगा, ठीक है, अपने ट्रेड लेवल को यहाँ पे जो भी डेट लेवल है उसको मैनेजेबल लिमिट में लाना होगा। ये आईएमएफ बेल आउट पैकेज की जब बात हो रही थी तो श्रीलंका की तरफ से कुछ रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए गए थे, जिसके अंदर जो एनर्जी टैरिफ है, बिजली का जो ये चार्ज कर रहे हैं वो 3 गुना तक बढ़ाया गया, ठीक है, और टैक्स रेट को बढ़ाया गया। तो काफी सारे रिफॉर्म इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे, जिससे लोगों के लिए महंगाई बढ़ गई थी और कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है श्रीलंका के पर्सपेक्टिव में। अब हम बात करें तो देखो, एक चीज तो यहाँ पे अच्छी है, आप कहोगे सर इतने से पैसे से क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ये एक सिग्नल देगा जो प्राइवेट क्रेडिटर हैं उनको कि श्रीलंका जो है दिस इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। तो जो प्राइवेट क्रेडिटर हैं, जो इस तरह के अलग अलग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या अदर फॉरम्स हैं, वहाँ से श्रीलंका को पैसा मिलना स्टार्ट हो सकता है। तो उसके लिए एक रेपुटेशन परस्पेक्टिव से परसेप्शन का गेम होता ही है, वो भी अच्छा है कि श्रीलंका को यहाँ पे अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता वापस लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये बैंकरप्ट हो गया था नेशन। और जो स्टेटमेंट आया कि अब श्रीलंका दिवालिया नहीं है, बैंकरप्ट नहीं है, वो इसी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को वापस से तैयार करने का उद्देश्य के साथ लाया गया है। तो आईएमएफ काफी होपफुल है कि श्रीलंका इस पूरे रिफॉर्म प्रोसेस से अच्छे से गुजरेगा और यहाँ पे रिकवर करेगा, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द श्रीलंका कैसा करता है। और सबसे बड़ी बात है आईएमएफ के जाने के बाद फिर गवर्नमेंट कैसा करती है, क्योंकि अगर फिर गवर्नमेंट वापस से उसी ढर्रे पे चलेगी तो वापस से वही इशू होगा। और हम देख रहे हैं श्रीलंका ये 2009 के बाद तीसरी बार आईएमएफ बेल आउट ये पे जा रहा है। तो ये डेफिनेटली देखना होगा, लोग यहाँ पे अच्छे से डिसीजन लें कि केवल पॉलिटिकल मोटिव से यहाँ पे डिसीजन नहीं हो, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देख के यहाँ पे डिसाइड किया जाए। और इसी उद्देश्य से इंडिया के अंदर एक FRBM फाइन फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है जो सरकार के कर्जे को लिमिट में रखने की बात करता है। सरकार की जो भी वित्तीय स्थिति है, फिस्कल स्टेटस है, वो पार्लियामेंट में जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस बनी रहे। इस तरह की स्थिति आने से पहले ही हम एक्शन ले लें। ये क्वेश्चन है जो कि आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया, ट्राई टू आंसर। आईएएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था, 21 या 22 में। इसका आंसर आपको बताना है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये प्रोविजंस कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं। आई होप आप बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। सेशन का PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ये नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। 40% डिस्काउंट अभी आप क्लेम कर रहे हो, जिसमें 49,000 फीस है। GS प्री मेंस, CSET, टेस्ट सीरीज और सारे ऑप्शनल इसमें इंक्लूड है। मतलब पूरी प्रिपरेशन 1 साल की आपकी इसमें हो गई है। कॉलेज वाले बच्चे 3 साल वाले सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं, जहाँ पे पर मंथ आपको 2000 से भी कम यहाँ प्राइस पड़ रहा है। ये पूरी प्राइस लिस्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कोड है आपका डिस्काउंट के लिए। नए बैचेस 30 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए एनरोल कर सकते हो। ये फ्री आपके जो अभ्यास है ना, उसके सेशंस हैं, इनमें एनरोल कर सकते हो। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 26 मार्च को हो रहा है। अगर आपके अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर सिटी में है तो ऑफलाइन जाके दीजिए, क्योंकि एक अच्छी मॉक हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे एनरोल करना है, इस QR कोड को स्कैन कर लो और ये आपका कोड है, अनलॉक कोड, इसको आप यूज़ कर सकते हो। So this is all for today. Don't forget to like, share, subscribe. Have a great day, guys.